Welcome back, starting with a new chapter, lesson number 5. When people rebel 1857 and after. New terms, sepoy, soldiers. Sepoy का मतलब होता है soldiers. Second, mutiny. When soldiers together begin to disobey their officers in the army. इसका मतलब है कि जब soldiers इकट्ठे एक ग्रुप बनाकर अपने ऑफिसर्स को डिसऑबे करने लगते हैं एक आर्मी में, उसको हम क्या कहते हैं? मटिनी कहते हैं. फिरंगीज ये थर्ड की टर्म है और ये इसका मतलब होता है फॉरेनर्स यानी कि आउटसाइडर्स. हियर द ट्रू हैज़ बीन यूज्ड फॉर द इंग्लिश मैन. यहाँ पे ये जो शब्द यूज़ हुआ है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? इंग्लिश मैन के लिए यूज़ हुआ है. गाजीज कौन होते हैं? रिलीजियस वॉरियर्स, यानी कि होते वो वॉरियर्स हैं लेकिन वो रिलीजन के बिहाफ पे वॉरियर्स होते हैं. वो ऐसे वॉरियर्स नहीं होते सिंपल, जैसे कि सिंपल वॉरियर्स हैं लड़ाई की. नो, दे आर रिलीजियस वॉरियर्स. वो रिलीजियस के नाम पे लड़ाई करते हैं. ओके, ऐसे आर्मी में नहीं लड़ते हैं वो गाजीज. नेक्स्ट, पैरामाउंट होता है सुप्रीम. गैरिजन, अ मिलिट्री पोस्ट. एक कोई भी ऐसी मिलिट्री पोस्ट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? गैरिजन कहते हैं. कार्ट्रिज क्या होता है? अ ट्यूब और अ केस कंटेनिंग एक्सप्लोजिव एंड बुलेट फॉर शूटर फ्रॉम अ गन. ये एक ऐसा ट्यूब होता है या केस होता है जिसमें एक एक्सप्लोजिव, हम इसको एक बुलेट की तरह मान सकते हैं, जो कि एक शूटर में होता है ताकि हम उससे जो कि गन में यूज़ किया जाता है शूट करने के लिए. क्लियर? नाउ कमिंग द टेक्सचुअल क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 given is here. What was the demand of Rani Lakshmibai of Jhansi that was refused by the British? रानी लक्ष्मीबाई की वो कौन सी डिमांड थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वो कौन सी डिमांड थी जो ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दी थी? Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो चाहती थी कि जो कंपनी है वो उसके अडॉप्टेड सन को हायर घोषित कर दे, यानी कि राजा घोषित कर दे किंगडम का डेथ, उसके हस्बैंड की डेथ के बाद. लेकिन ये जो डिमांड थी ये ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दी थी. सो द आंसर वुड बी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हायर टू द किंगडम after the death of her husband, but this demand was refused by the British. Clear? Moving to the third question. This is the second question. It is mistaken. Okay. What objections did the sepoys have to the new cartridges that they were asked to use? The spelling of cartridges and the cartridge is wrong. Okay, so please see to it. तो उन्होंने कहा है कि जो वो कौन से मतलब उन्होंने मना क्यों किया था, सेपॉयज़ ने ऑब्जेक्शन क्यों किया था नए कार्ट्रिज यूज़ करने के लिए जो कि ब्रिटिश ने उनको यूज़ करने के लिए कहा था? क्यों उन्होंने मना किया था? सो न्यू कार्ट्रिजेस वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स which the Indians thought was destroying their traditional culture and religion. इसका मतलब ये है कि जो न्यू कार्ट्रिजेस थे वो किससे बनाए थे? काउज और पिग्स के फैट से बनाए थे. इसलिए इंडियंस ने सोचा कि ये हमारा रिलीजन जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारा ट्रेडिशन जो है, इसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, हम इन्हें यूज़ नहीं करने वाले. समझ में आया? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ? जो लास्ट मुगल एम्परर थे उन्होंने अपने जो बाकी साल बचे थे, लास्ट ईयर्स यानी कि जो लास्ट बचे हुए साल थे, एंड के 2-3 साल जो थे उन्होंने कैसे बिताए? ठीक है, ये बताना है हमें इसमें. ओके, तो द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर was tried in the court and sentenced to life imprisonment. जो लास्ट मुगल एम्परर थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर. उनको कोर्ट में लेकर गए ब्रिटिश और उनको लाइफ इम्प्राइजनमेंट के लिए उन्होंने सेंटेंस कर दिया. उन्होंने कहा कि तुम्हें
पूरी जिंदगी की जेल हो जाएगी. He and his wife Begum Zirat Mahal were sent to prison in Rangoon jail in October 1858. वो और उनकी वाइफ, जो उनका नाम था बेगम जिनत महल, क्या नाम था, बेगम जिनत महल, उन दोनों को सेंड कर दिया था प्राइजन में, रंगून जेल में, अक्टूबर 1858 में. बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862. बहादुर शाह जफर जो थे वो मर गए रंगून जेल में 1862 में. कब मरे थे? 1862 में. It is very important to remember the dates of history as they come in the paper. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेट्स रिवाइज कर लें, ये पेपर में आ सकती हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. What could be the reasons for the confidence of the British rulers about their position in India before May 1857? अब वो क्या रीजंस हो सकते हैं कि ब्रिटिश को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था अपने ऊपर कि उनकी पोजीशन इंडिया में 1857 से पहले ही बन जाएगी. उनको इतना कॉन्फिडेंस किस बात पे था, वो रीजंस बताने हैं हमें. तो आंसर थोड़ा सा लेंथी है, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है. ओके. सो द रीजंस है वो नीचे दिए गए हैं. पहला रीज़न क्या है? सिंस द मिड 18th century नवाब्स एंड राजाज हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड हॉनर. 18th सेंचुरी के बीच में ही जो नवाब्स और राजाज थे, उन्होंने अपना जो अथॉरिटी और हॉनर था, अपना जो राजपाट था, वो सब उन्होंने खो दिया था. ओके. उन्होंने खो दिया था. रेजिडेंट्स हैज़ बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स. रेजिडेंट्स जो थे उनको अलग अलग कोर्ट्स में स्टेशन कर दिया. द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड. रूलर्स की जो फ्रीडम थी, राजाओं की जो फ्रीडम थी अपनी मर्जी से कोई भी काम करने की, वो रिड्यूस हो गई. देयर आर्म्ड फोर्सेस disbanded and their revenues and territories were taken away by the stages. और जो उनके जो आर्म्ड फोर्सेस थे वो भी उन्होंने छीन लिए ब्रिटिशर्स ने, और रेवेन्यूज़ और टेरिटरीज जो थे वो उनसे ले लिए गए थे, उनके राज्य उनसे हड़प लिए गए थे ब्रिटिशर्स ने. आगे देख लेते हैं. ये हमारा सेकेंड पॉइंट है. द कंपनी डिसाइडेड टू एंड द मुगल डायनेस्टी. कंपनी ने सोचा कि अगर हम मुगल डायनेस्टी को एंड कर देंगे तो इंडिया को हम रूल कर सकते हैं. लेकिन यही उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी. जब उन्होंने ऐसा सोचा, ये ऑर्डर किया, उसी वक्त इंडियंस को गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने 1857 में ही रिवोल्ट शुरू कर दिया. फिलहाल अभी आगे देखते हैं. द कंपनी डिसाइडेड टू एंड द मुगल, ये तो हमने पढ़ लिया. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort. 1849 में गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश के? डलहौजी थे. उन्होंने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद जो किंग की फैमिली होगी, हम उनको शिफ्ट कर देंगे रेड फोर्ट के बाहर. उनको रेड फोर्ट के बाहर हम फेंक देंगे. जस्ट सेकेंड. ओके. सो उन्होंने ये सोचा. लेट्स कंटिन्यू. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal emperor, and after his death, his descendants would be recognized as princes but not as kings. Here it is not written in full, but it is after that it is but not as kings. ठीक है. अब 1856 में गवर्नर जनरल कौन बन गए? कैनिंग बन गए. उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो इंडिया के लास्ट मुग़ल एम्परर होंगे. कौन से एम्परर? मुग़ल एम्परर. इंडिया के लास्ट मुग़ल एम्परर होंगे. और उनकी डेथ के बाद उनके जो बच्चे हैं, उनके जो पुत्र हैं या बेटे हैं, वो जो है वो प्रिंस कहलाएंगे. उनको राजा नहीं बनाया जाएगा, उनको राजा कहलाया नहीं जाएगा. वो प्रिंस ही रहेंगे, वो राजा नहीं बनेंगे. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आगे से क्वेश्चन थोड़े लेंथी होने शुरू हो गए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड रूलिंग फैमिलीज. अब बहादुर शाह जफर ऐड हो गए थे ना बीच में रिबेलियन के, तो इससे क्या हुआ? उनके सपोर्ट से लोगों में और फैमिलीज़ में क्या आशा
आज जागी वो बताना है। बहादुर शाह जफर सपोर्ट, जस्ट सेकंड, Bahadur Shah Zafar's support to the rebellion boosted the morale of the people and the ruling families. बहादुर शाह जफर की सपोर्ट से क्या हुआ कि जो रिबेलियन में जो थी वो एक तरह से जान आ गई लोगों में, और जो रूलिंग फैमिलीज थी उनमें जान आ गई कि अगर ये तो हमारे इंडिया के रूलर हैं, अगर ये इतना कर सकते हैं तो हम इनके प्रजा होकर इतना क्यों नहीं कर सकते। ये हमारे साथ मिल गए हैं तो अब हमारे अंदर आशा की एक नई उम्मीद जाग आई है, तो हमने क्या करना है कि फाइट करना है। दे बिकेम यूनाइटेड टू फाइट द ब्रिटिश अथॉरिटी विद डबल स्पिरिट। वो इकट्ठे हो गए, हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे हो गए थे क्या करने के लिए, ब्रिटिश अथॉरिटी को फाइट करने के लिए डबल स्पिरिट के साथ। उनमें डबल स्पिरिट आ गई थी, डबल जागरूकता आ गई थी, बहुत ज़्यादा साहस आ गया था कि हमने अपना देश वापस लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस रोज अप इन द रिबिलियन। टाउन्स के लोग और विलेजेस जो थे वो रिबिलियन में खड़े हो गए। एंड rallied around local leaders, जमींदार्स एंड चीफ्स। जो टाउन के लोग थे और विलेजेस थे वो खड़े हो गए रिबिलियन में। और यहाँ पे रेल लिखा है, इट्स आई थिंक रेज्ड अराउंड। और वो लोकल लीडर जमींदार और चीफ्स के आसपास घूमने लगे। नाना साहेब गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेस एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। नाना साहेब जो थे वो उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस गैदर की और ब्रिटिश को कहाँ से निकाल दिया, ब्रिटिश गैरिसन। मतलब कि गैरिसन कौन होते हैं, मिलिट्री पोस्ट के लीडर्स जो होते हैं, उनको अपनी सिटी से उन्होंने निकाल दिया। इन लखनऊ बिरजिस कद्र द सन ऑफ द डिपोज्ड वाजिद अली शाह। अब लखनऊ में जो बिरजिस कद्र थे वो सन थे किसके, जो मर गए थे। वाजिद अली शाह जो मर गए थे, उन्होंने क्या किया, वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। उनको नया नवाब बना दिया वहाँ का। ही टू एक्नॉलेज द सुजरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। उन्होंने भी बहादुर शाह जफर को फॉलो करने की एक्नॉलेजमेंट अनाउंस कर दी कि हम उनको फॉलो करेंगे। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoys and fought the British along with टांटिया टोप। ठीक है, और फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने रिबिलियन ज्वाइन किया सेपॉइज के साथ और फाइट किया ब्रिटिश को किसके साथ, टांटिया टोप के साथ। वो कौन थे, वो जनरल थे नाना साहेब के। इट इज़ ऑल्सो रिटन इन द क्वेश्चन, द जनरल ऑफ नाना साहेब। वो नाना साहेब के जनरल थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने फाइट करा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है। एंड इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं वो रखे हैं यहाँ पर। ओके, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ज़रूरत भी पड़ती है, सो आई हैव टेकन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो ओवर हियर। सो फिलहाल अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत छोटा सा है। हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशंस ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। ब्रिटिश जो है वो सक्सीड कैसे हुए सिक्योर करने में सबमिशंस रिबेल के लैंड ओनर्स की, वो भी अवध की। द ब्रिटिश अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स फॉर लीगल लैंड ओनर्स। उन्होंने रिवॉर्ड्स यानी कि या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ पैसे वगैरह अनाउंस कर दिए लॉयल लैंड ओनर्स के लिए, दैट दे वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय द ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द लैंड। द ब्रिटिश ऑल्सो एक्सेप्टेड फ्रॉम टैक्सेस। अच्छा, अब ये क्या था, इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये आ रहा है कि ब्रिटिश ने कहा कि जो लोग लॉयल हैं ब्रिटिश के साथ, यानी कि जिन्होंने एक भी ब्रिटिश आदमी को नहीं मारा है, हम उनको रिवॉर्ड्स देंगे, उनको उनकी ज़मीन वापस दे दी जाएगी, उनको अपना इंजॉय और ट्रेडिशनल राइट्स कंटिन्यू करने दिया जाएगा। और ब्रिटिश ने उनको टैक्सेस से भी छूट दे दी कि आपको टैक्सेस भी नहीं देने हैं। ओके, क्या नहीं करना है,
टैक्सेस भी नहीं देने हैं, आप फ्री हो चुके हो, आपको लैंड मिल जाएगी वापस अगर आपने किसी भी ब्रिटिश को, अगर आपने किसी भी इंग्लिश मैन को नहीं मारा है। देखो वो कितने चालाक थे, दे वर सो क्लेवर, उन्होंने कितनी सारी पॉलिसीज अनाउंस कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के रिवोल्ट का क्या रिजल्ट आया? एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857 द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज। अब जब उन्होंने रिजल्ट देखा रिबेलियन का 1857 का, उन्होंने अपनी पॉलिसीज जो है वो चेंज कर दी। रिवोल्ट ऑफ 1857 इट्स नॉट शेकन, इट्स शेकन द ब्रिटिश अथॉरिटी। 1857 के रिवोल्ट ने ब्रिटिश अथॉरिटी को शेक कर दिया था, बिकॉज पहले कभी इंडियंस ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट नहीं किया था। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ब्रिटिश सोचते थे कि इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये देश जो है ये वीर जवानों का है, इसमें अभी भी जान बची हुई है। इट हैड बोथ इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, उसके बहुत सारे इमीडिएट और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आए थे। दीज आर एज फॉलोज, ये नीचे गिवन है जो रिजल्ट्स आए थे। सॉरी, ट्रांसफर ऑफ पावर्स। अब पावर सबसे पहला वाला जो था, ये सबसे पहला वाला लॉ था। ओके, ये क्या था? ट्रांसफर ऑफ पावर्स। As an immediate fall out of the revolt, the power of ruling over India was transferred from British East India Company, the Crown in 1850. What is this written? I'm not. Wait. As an immediate fall out of the revolt, the power of ruling over India. जैसे ही इमीडिएट फॉल आउट हुआ रिवोल्ट का, जो रूलिंग के पावर थी इंडिया के ऊपर वो ट्रांसफ़र हो गई, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने ट्रांसफ़र कर दी क्राउन के लिए, उनके क्राउन के लिए 1858 में उन्होंने ये ट्रांसफ़र कर दिया लॉ। ठीक है, कि हमने क्राउन नहीं करना, हमने मतलब कि एक तरह से रूलर की तरह रूल नहीं करना है इंडिया को, दूसरी तरह से रूल करेंगे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी सेकेंड था ये, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई। इन द रिवोल्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी गेव स्ट्रेंथ टू द मूवमेंट एंड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रब बाय द ब्रिटिश फेल्ड। हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या है? उन्होंने कहा कि रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम जो थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने स्ट्रेंथ दे दी इस मूवमेंट को और पॉलिसी दे दी हाँ, ब्रिटिश ने पॉलिसी क्या पास की थी? ब्रिटिश ने ये पॉलिसी पास की थी कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग रहना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम का धर्म अलग है। लेकिन ब्रिटिश की ये जो पॉलिसी थी ये टूट गई, हिंदू और मुस्लिम सॉरी रिवोल्ट में इकट्ठे हो गए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ है रिलीजियस फ्रीडम। आफ्टर द रिवोल्ट कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम वाज एश्योर्ड टू द पीपल। रिवोल्ट के बाद जो पूरा रिलीजियस फ्रीडम था वो ब्रिटिशर्स ने पीपल को, लोगों को दे दिया था। राइट ऑफ अडॉप्टेशन, अगला है राइट ऑफ अडॉप्टेशन। राइट ऑफ अडॉप्टेशन में क्या है? After the revolt, Indian rulers were given the right of adoption. That is why they were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. अब देखो, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा था कि मैं अपना adopted son को हायर कर दूंगी किंगडम में, क्या मुझे हायर करने की वो मिल सकती है, परमिशन मिल सकती है? उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन रिवोल्ट हो गया जब सभी गुस्से में आ गई, रानी लक्ष्मीबाई गुस्से में आ गई, फिर उन्होंने ये लॉ भी काट दिया कि रिवोल्ट के बाद उन्होंने ये लॉ भी काट दिया कि हम ये परमिशन दे रहे हैं, ये राइट ऑफ एडॉप्शन दे रहे हैं कि अगर आपने किसी बच्चे को अगर आपने एक बॉय को एडॉप्ट किया है तो आप उसको हायर कर सकते हो किंगडम्स में। समझ आई? इस सेंटेंस का ये मतलब है। उसके बाद लिखा है सो द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म। इसने सो कर दिया नेशनलिज्म का सीड्स इस रिवोल्ट ने। अबव ऑल द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्चुअली सोड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म एंड लेफ्ट इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल an impression of bravery, sacrifice and patriotism which bore fruits on 15th August 1947। अब देखो इससे क्या हुआ, जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स जो है वो सुधर गए हैं, तो उनमें एक नई आशा जाग उठी। उन्होंने कहा कि इसने क्या किया है, इसने इस रिवोल्ट ने हमारे दिलों में भारत की भक्ति, अपने देश की भक्ति की तरफ जो है जागरूकता
बढ़ाई है। इस रिवोल्ट ने, इसने हमें सिखाया है कि हमें सैक्रिफाइस करना है अपने देश के लिए, अपने पैट्रियटिज्म के लिए। जिसने क्या किया, जिससे बहुत सारे फ्रूट्स, इसका मतलब ये है, इटिज्म, इसको हम कह सकते हैं कि मुहावरा यूज़ किया है, बोर फ्रूट्स, ओके, और वी कैन से दैट फ्रेज ऑफ क्रॉस। इससे क्या हुआ कि हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। सो दीज वर द टेक्सचुअल क्वेश्चंस। नाउ कम्स द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्या आ जाते हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़े ही हैं हमारे पास, सिर्फ 3 हैं, ओके। लेट्स डू दैट। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, why did the emerging middle class did not support the revolt? जो मिडिल क्लास फैमिली थी, फैमिलीज थी, उन्होंने इसको सपोर्ट क्यों नहीं किया, रिवोल्ट को सपोर्ट क्यों नहीं किया? द emerging middle class did not support the revolt as, अब उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया, नीचे रीजंस गिवन है। सॉरी। पहला है, द मिडिल क्लास फेल्ट दैट ओनली ब्रिटिश कुड रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइज इंडियन सोसाइटी। जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने सोचा कि सिर्फ ब्रिटिश ही जो है वो हमारे इंडिया को रिफॉर्म कर सकते हैं और उसको मॉडर्न इंडिया बना सकते हैं। पहला रीज़न तो ये था कि वही हमारी इंडिया को मॉडर्नाइज बना सकते हैं और उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है, द क्लास वॉज नॉट एट ऑल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड। उस क्लास को बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था इंडिया में, कोई उसको देखता तक नहीं था, छोटी जाति के लोग देखते थे उसमें। ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड दिस एमर्जिंग मिडिल क्लास। सिर्फ थोड़े से ही ऐसे लोग थे जो इस मिडिल क्लास को भी कुछ अहमियत देते थे। थर्ड है, दिस क्लास यूज्ड टू गेट ऑल द benefit in the British rule and always appreciated the reforms introduced by the British। देखो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं और इसमें लिखा क्या है पहले ये समझो। उन्होंने कहा कि इस क्लास को बहुत सारे बेनिफिट्स होते थे ब्रिटिश रूल से और वो हमेशा ब्रिटिश के पास किए हुए लॉज को अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि इंडियंस जो थे वो, अब ये इंडियंस की ही गलती है, गलती तो ये इनकी भी है कि अपने देश को नहीं बचाना चाहते हैं, लेकिन इसमें इंडियन की भी गलती है, इंडियन लोगों की भी बहुत गलती है कि वो सोचते हैं, उन्होंने मिडिल क्लास फैमिलीज़ को देखा तक नहीं, उनको कुछ नहीं मानते थे, अपने से छोटा मानते थे इंडियंस ने। जो कुछ लोग थे जो बाहर से आए थे वो मानते थे कि ये छोटे लोग हैं, हम इनको नहीं जानते हैं, ये हमारे पैरों के भी नीचे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड द रिवोल्ट फेल? ये रिवोल्ट फेल क्यों हो गया? द रिवोल्ट फेल्ड टू स्प्रेड ओवर द होल इंडिया एंड रिमेन लिमिटेड टू ओनली नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ये जो रिवोल्ट है ये फेल हो गया स्प्रेड होने से पूरे इंडिया में, और सिर्फ ये लिमिटेड रहा किसमें? नॉर्दर्न में और सेंट्रल इंडिया में ही लिमिटेड रह पाया, लेकिन ये बाकियों में नहीं रह पाया, नहीं हो पाया स्प्रेड। द रिबेल हैड नो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और कोऑर्डिनेट प्लान्स। अब देखो इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि हमने रिवोल्ट करना है, ना इसकी कोई प्लानिंग हुई थी ना ना कुछ, ये तो सीधा शुरू हो गया ना कि एक सैनिक को गिरफ्तार कर लिया तो इन्होंने आवाज़ उठा दी, फिर उन्होंने आग लगा दी, फिर उन्होंने माना नहीं, कार्ट्रिज की वजह से हो गया, बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया। ये कुछ ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं, उनको रेड फोर्ट से बाहर निकाल दिया, इससे गुस्से में आ गए वो, इंडिया के लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया, इससे गुस्सा हो गई तो रिवोल्ट ऐसे ही शुरू हो गया था। मतलब कि अडॉप्टेड सन को हायर नहीं करने दे रहे थे, ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ निकाल रहे थे वो सबके लिए गलत हो रही थी, देश वालों के लिए, राजाओं के लिए, उन्होंने राजाओं का हक छीन लिया था। इसीलिए जो थी ये ऐसे ही, मतलब ये पता नहीं चला कि कब रिवोल्ट ये जो है वो शुरू हो गई। Third, the Indians fought with their outdated weapons against the sophisticated British weapons। जो इंडियंस थे उन्होंने अपने पुराने तलवारों के सिस्टम से ब्रिटिशर्स से फाइट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स गन्स से फाइट कर रहे थे। सोफिस्टिकेटेड मीन्स आई थिंक सो, इसका मतलब होता है कि नए और अपनी गन्स से फाइट कर रहे थे। The newly educated Indians remained
sympathetic to the revolt. Many of them showed compassion and goodwill towards the British and felt that they were required for India's development. और जो नए नए लोग बने थे, जो नए नए एजुकेटेड लोग थे इंडिया के, उन्होंने सोचा वो अनसिम्पथेटिक रहे, उन्होंने इंडिया की तरफ ध्यान नहीं दिया, रिवोल्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये क्यों? उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश जो थे वो ज़रूरी थे इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद है मेनी सेक्शंस ऑफ Indian population were very friendly with the British, such as ruling chiefs of Patiala, hawkers, Rajput princes, moneylenders and merchants, etc. They stayed away from the revolt. बहुत सारे सोल्जर्स जो थे, अब उनको लालच आ गया था, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने लॉ पास कर दिया था कि ऐसा होगा। हमने पढ़ा ना एक क्वेश्चन में कि उन्होंने हमने कौन से क्वेश्चन में पढ़ा, ये हमने पढ़ा था टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा कि ब्रिटिश ने रिवॉर्ड्स अनाउंस कर दिए, तो वो उनके लालच में पड़ गए, इसलिए वो उनके दोस्त बन गए और उन्होंने रिवोल्ट को टच तक नहीं किया, रिवोल्ट से वो दूर ही रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What were the various causes that led to the uprising of 1857? ये जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने 5 लिखा है, ये 5 मार्क्स के आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके, What were the various causes that led to the uprising of 1857? अब वो कौन से अलग अलग कॉजेज थे जो लेड हुए थे अपराइजिंग के 1857 के? फॉलोइंग आर द कॉजेज, नीचे जो दिए गए हैं वो कॉजेज हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने एक पॉलिटिकल कॉज ही लिखा है, उसके आगे नहीं लिखा है, वो आप खुद देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद देखिएगा पूरा, वैसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट मैंने सिर्फ इतना सा ही किया है। पॉलिटिकल कॉज, द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ सब्सिडरी अलायंस and the doctrine of lapse reduced the native kings and princes to were subordinates. A large number of native chieftains and rulers such as those of Satara, Jhansi, Awadh, etc. were made to part with their kingdoms in an unjust manner. This created bitterness towards the British rule among the displaced ruling class. The British discontinued the policy of granting permissions to the Indian rulers, which caused widespread distress and discontent. For instance, Nana Sahib, the adopted son of Baji Rao II, it's written Baji Rao II, was deprived पेंशन। अब इसके आगे आपको खुद देखना है और इसको आपको समझना भी खुद है। मैंने इतना समझा दिया, थोड़ा तो खुद कर सकते हो, कर नहीं सकते क्या? सो दिस वाज योर लेसन नंबर 5, व्हेन पीपल रिबल 1857 के क्वेश्चन आंसर्स और की टर्म्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन दिस वीडियो ओनली, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बाय फॉर नाउ एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।